देसी घी। चलिए थाली में ये, तो ये हमारा ब्रोकोली का पराठा। ये मैंने मलाई इकट्ठी की है, ये हम लोग इससे मलाई बनाएंगे। बाकी इसमें मशीन को चले हुए हो गए, चलिए देखते हैं। ये अभी हमारा माखन, फिर ओ ये निकाली माखन को, इसको डाल के ये डाल देती हूँ। इसका बनाएंगे घी। तो मैं सारा जो माखन है वो पिघल से करके फाइनल घी में कम दे सारे छड़ के तेरी बंग दाल। तो ये देखिए फाइनल हमारा घी रेडी है। इसमें पहले का ही घी है, ये देखिए डाल दिया मैंने डब्बे में। और सर्दियों का सीज़न मतलब सब्जियों का सीज़न, और सब्जियां खाने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो मैंने भी, तो यहाँ पर ये वाली सब्जियां मैंने ली हैं, गाजर, शलगम, मूली, ब्रोकोली, अदरक, मिर्ची और पालक की पत्तियाँ, और कुछ लहसुन की भूंकें, जो लहसुन के पत्ते रहते हैं वो, धनिया, सबको मैंने यहाँ पर जो चॉपर में चॉप कर लिया है। जो हैंड वाला चॉपर होता है ना, इससे मैंने सारा चॉप कर लिया है। और ये ब्लॉग हो रहा है शुरू गाइस शाम से, और शाम को अपने डिनर बनाने के साथ साथ में मैं यहाँ पर सब्जियों को चॉप कर रही हूँ, जो कि बनाएंगे सुबह इसका पराठा। मिक्स वेज का भरपूर मात्रा में सब्जियां मिलती हैं, तो उसका जो है वो पराठा भी बहुत टेस्टी बनता है। तो सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया हुआ है और अभी रख देंगे, और सुबह फिर इसमें जो वो मसाले मिक्स करेंगे। और कोई भी इसका जूस नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि मैं बनाऊंगी दोपड़ पराठा। दोपड़ मतलब चपाती के ऊपर चपाती रख कर जो पराठा बनता है वो। उसमें क्या होता है कि सब्जियों को निचोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, और एज इट इज़ ही इसके जूसेस जो वो रहते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और यमी पराठा बनता है, और बहुत इजी भी होता है बनाना। मतलब जो नए सीखने वाले बच्चे हैं ना, जैसे लड़कियां, जैसे मेरी बेटी है, वो भी इस पराठे को बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो अभी सब्जियों को ढक कर रख देंगे और सुबह जो है इसका पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनियन है मेरे पास इस बाउल में, तो अनियन ये डाल दूँगी मैं। चाहे तो इसमें अनियन भी डाल सकते हैं, प्याज भी, बट प्याज फिर पानी छोड़ता है। और वैसे काट करके डालें तो कुछ नहीं होता, दोपहर पराठा बनाने में सब कुछ चल जाता है। चाहे जैसा मर्जी आप डाल दो, बिल्कुल पतली पतली सी चपाती बना करके जो वो दोपहर पराठा बनता है, जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस इस तरह से डिनर वगैरह करने के बाद हम सो गए थे, और ये है सुबह का टाइम। जब सब्जियां तो आजकल मैंने बाहर ही रखी, फ्रिज में नहीं रखी। तो आटा थोड़ा सा मेरे पास पहले का था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रोटीन युक्त आटा गूंथते हैं। तो ये आटा मैंने गेहूं का और बेसन का मिक्स करके जो गूंथा है, और इसका बनाएंगे अभी हम पराठा। तो यहाँ पर थोड़ी सब्जियां मैंने रख ली हैं, और थोड़ी पर मैंने यहाँ पर जो बेसिक मसाले रहते हैं हमारे, हल्दी, नमक, मिर्च, और बस ये कसूरी मेथी डाली है, जीरा और काली सरसों। तो ये डाल करके मसाला तैयार कर लिया है। जैसे कि मैंने एक चपाती बेल ली, बहुत छोटे से पेड़े की पतली सी चपाती बनानी होती है, ताकि इसके ऊपर, इसके बीच में जो स्टफिंग डाले ना वो अच्छे से पक जाए, और चपाती भी अच्छे से अंदर से भी पक जाए। तो अच्छे से स्टफिंग को फैला दिया है, और उसके ऊपर रख दी अब मैंने ये दूसरी वाली चपाती। तो दूसरी वाली चपाती को रखने के बाद ऐसे ऊपर से पहले टैप टैप करके जो वो इसको प्रेस करेंगे, ताकि जो भी इसके बीच में हवा होती है वो पास हो जाए साइड से। और फिर इसके ऊपर बेलन चलाने के बाद साइड में हल्का सा बेलन से ही प्रेस कर देना, चाहे तो हाथों से भी प्रेस कर सकते हैं ऐसे करके। तो इस तरह से जैसे मैं अभी साइड से प्रेस करी, वैसे हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं, और पराठा ऐसे चिपक जाता है। चाहे तो इसमें पानी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और पहले पराठा मैंने जो डाला हुआ है, और ये बहुत अच्छे से पक गया, और अभी डाल दिया मैंने ये दूसरा पराठा। तो इस पराठे को उलट पलट करके अच्छी तरह पहले तवे पर 3-4 बार मैंने पलट के पूरी तरह से पका लिया इसको। और अभी जब पूरी तरह पक जाएगा तब इसमें लगाएंगे देसी घी।
देसी घी लगाने का मेरा ये तरीका है। जैसे आजकल देसी घी पिघला नहीं होता है, तो इसको मैंने तवे पर रख दिया और इसको प्रेस कर दिया। बस अभी इस पराठे को इसके ऊपर ही पलट लेंगे और ऐसे दूसरी साइड भी जो लग जाएगा देसी घी। तो मैं बहुत लिमिट मात्रा में, मतलब बहुत मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही घी लगाती हूँ। एक्सेस घी नहीं लगाती हूँ, जिससे कि ये ऐसे जैसे ये शैलो फ्राई हो रहा है ना, तो मतलब ऐसे तल ही जाए, पूरा डीप फ्राई हो जाए, वैसा नहीं मैं पराठे में लगाती हूँ। मतलब लिमिट का ही, जितना ज़रूरी है उतना ही लगाएं। आप चाहें तो ज़्यादा, या आपको ज़्यादा पसंद है देसी घी वगैरह लगाना तो लगा सकते हैं, बट मेरे को जो लिमिट में मैं लगाती हूँ ताकि वेस्टेज भी ना हो और पराठा भी हमारा अच्छे से पक जाए। तो दोपहर पराठा हमारा पक गया है, तो चलिए इसको उठा करके अभी यहीं पर सर्व कर देते हैं। तो सर्व करेंगे इसको घर के बने माखन के साथ में। ये घर का बना माखन है जो कि मैंने स्टोर करके रखा होता है फ्रिज में, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि घर के लस्सी वगैरह और मलाई को इकट्ठा करके मैं लस्सी और माखन घी बना लेती हूँ। तो ये घर का दही है, जो घर में दूध लगाया होता है उसी से मैं दही भी जमा लेती हूँ, उसकी मलाई इकट्ठी करके माखन, लस्सी और घी भी बना लेती हूँ। 2 पराठे बनकर यहाँ तैयार हैं। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट सा पराठा लगता है ये, और माखन के साथ खाने बहुत अच्छा लगता है। वैसे थाली इनके लिए लगी है, पर अगर ये थोड़े से भी लेट हो जाए ना, तो ये थाली पर मेरा कब्ज़ा हो जाता है। एक एक पराठा तो मैं ऐसे ही फिनिश कर दूँगी। मैंने टेस्ट करने का सोचा और इतना टेस्टी बना है ना ये पराठा कि बहुत यम्मी है जी। एक पराठा तो मैंने खा लिया था इनके साथ साथ में ही, और इनकी थाली से ही, और दूसरा देखिए अभी खा रही मैं, जब इनको मैंने भेज दिया है खाना वगैरह डाल करके। पराठे इनके टिफ़िन में पैक किए हैं, और देखिए पूरी तरह अच्छे से स्टफ़ होता है ये पराठा, बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ चपाती में चिपका हुआ होता है ये, और खाने में भी देखिए बहुत सॉफ्ट सा और बहुत ही टेस्टी लगता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो इस तरह खाना वाना खा कर के और किचन के कामों से फ्री हो कर के मैंने सोचा कि धूप अच्छी आज खिली है, तो मैं आज कर लेती हूँ पोछा। धूप में कर रही हूँ आजकल सर्दियों में, सुबह सुबह ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडे पानी से पोछा करना होता है। क्योंकि मेरा गुजारा गर्म पानी से नहीं हो सकता, जैसे एक बकेट ली गर्म पानी से पोछा लगाया, पर नहीं, मैं तो वाश बेसिन में पोछा धोती हूँ। एक बार जो वो धोऊँगी, पानी को फेंक दूँगी। तो इस तरह से मेरे को पोछा लगाना होता है, तो इस वजह से मैं ठंडे पानी से ही पोछा लगाती हूँ, जो सुबह-सुबह आजकल सर्दियों में बहुत नामुमकिन हो जाता है। और घर भी थोड़ा, घर का एरिया बड़ा है, उसके हिसाब से भी जो गाइस मेरे को टाइम लगता है पोछा लगाने में। तो आजकल जैसे बारिशें नहीं हो रही, तो बहुत सारा डस्ट, वही है कि जब बारिशें नहीं होती तो डस्ट आना शुरू हो जाती है। रोड हेड है हमारा, रोड से जब भी गाड़ियाँ जाती हैं तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है ना, कि सारी धूल उड़ उड़ कर जो वो अंदर तक आ जाती है। चाहे कितने शीशे बंद करो, दरवाज़ा खुला होगा ये वाला, तो यहीं से एंटर कर जाएगी धूल मिट्टी। सब जगह तो बैठती है, और फर्श में बहुत ज़्यादा, और ब्लैक टाइल है मेरी, तो इस पर जो धूल मिट्टी बैठी एकदम से दिखती है। तो इसको जो वो साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो दिन दिन में जो वो अच्छा, यानी कि लाइट भी अच्छी होती है, और पानी भी थोड़ा टंकी का नॉर्मल तो नहीं होता, खैर सर्दियों में तो ठंडा ठंडा ही रहता है, पर फिर भी कि सहन हो जाता है धूप करके। तो अच्छी धूप हो तो पोछा लगाना भी जो वो आसान हो जाता है, और धूप में अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ पर सब जगह में पोछा जो मैंने लगा लिया है, और अभी करूँगी डस्टिंग। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल की डस्टिंग कर रही हूँ मैं। आजकल मैंने डाइनिंग टेबल का कपड़ा जो वो उठा दिया हुआ है, ख़राब हो चुका था, नया लेना है अभी, बट अभी लिया नहीं। तो अभी बिना इसके ही जो वो कपड़े के ही मैं यूज़ कर रही हूँ डाइनिंग टेबल को। और यहाँ ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं, शीशे के सामने आपको शीशे पर दिख रहा हो कितनी ज़्यादा डस्ट जो वो आ जाती है, और रेगुलर साफ़ ना करें ना, तो ये डस्ट, यानी कि सोफ़े जो ब्राउन कलर के हैं उसमें बहुत अजीब सी दिखती है। ब्राउन ही हमारी टाइल है और ब्राउन ही हमारा सोफ़ा है, तो इस पर भी डस्ट जो बहुत ज़्यादा दिखती है। तो अच्छे से यहाँ पर मैं थोड़े से गीले कपड़े से ही डस्टिंग करती हूँ, ताकि जो डस्ट है वो गीले कपड़े से लग जाए, चिपक जाए। सूखे से तो फ़ायदा नहीं होता डस्टिंग करने का, क्योंकि एक जगह से झाड़ो तो दूसरी जगह वो बैठ जाती है। गीले कपड़े से करने का, डस्टिंग करने का फ़ायदा होता है कि जो डस्ट होती है वो चिपक जाती है कपड़े से ही। तो बार बार बीच में मैं कपड़ा धो कर और अच्छे से इसको स्क्वीज़ करके जो वो डस्टिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से सोफ़े की डस्टिंग, टेबल की डस्टिंग जो वो हो चुकी है। देखिए सारा घर मेरा जो बिल्कुल फ्रेश
लग रहा है अभी। और पोछा लगा करके और सारी डस्टिंग करके कितना सुकून आता है, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा जो आप अपने घर की सफाई करते हैं। तो देखिए टाइल्स भी अच्छे से चमक चुकी हैं। और यहाँ पर मेरा ओवन रखा है इस वाले रूम में एक ट्रॉली के ऊपर में, तो उसको भी मैं साथ साथ में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ की विंडो से भी डस्ट, बहुत बारीक बारीक डस्ट आती है, पता नहीं कहाँ से आती है। इसे एक बार साफ़ करो, हफ्ते में 2-3 बार साफ़ करना पड़ता है, तब इस डस्ट से छुटकारा होता है। तो यहाँ आ गई मैं वॉशिंग मशीन में, यहाँ की भी जो वो डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से। तो सब जगह की डस्टिंग अभी लगभग हो चुकी है। तो इस मशीन के अंदर तक ये जो है ना ऊपर वाला इसका ढक्कन, जहाँ पे कपड़े जो आप अगर सोख करने हो तो यहाँ पे कॉलर वगैरह मलने का यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो वो डस्ट आ जाती है वो भी साफ़ कर दी। तो सब जगह की सफाई करने के बाद अभी यहाँ पोछा धो कर मैं यहाँ से लगाती हूँ। तो लास्ट में फिर ये वॉश बेसिन की सफाई हार्पिक लगा के मैंने कर दी। और कपड़े हैं वो सारे मैंने डाल दिए यहाँ पर धोने के लिए मशीन में, और मशीन को अभी कर दिया है ऑन। तो देखिए घर मेरा सारा फ्रेश, और धूप में पोछा भी जल्दी से सूख जाता है अच्छे तरीके से। तो देखिए सारा घर बढ़िया से महक उठा, चहक उठा और साफ़ हो गई। ये बालकनी, इसका भी हाल ख़राब हो जाता है, ये भी अच्छे से मैंने धो दी। और अभी देखिए बाहर बताती हूँ आपको, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिल रही है। यहाँ पर कपड़े सूखने कुछ डाले हुए मैंने पहले के, और कुछ धोने के लिए डाल दिए। और ये सामने मेरा हिबिस्कस का पौधा है, इसको भी मैं कट करूँगी, और सोचा है मैंने एक आधे दिन में कट करूँगी। तो गाइस जो पराठे खाए थे सुबह सुबह वो तो हो गए मेरे बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने मलाई इकट्ठी की थी, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये शाम का समय, तो मैंने सोचा कि इस मलाई को जो वो मैं लस्सी बना लेती हूँ, इसके माखन बना लेती हूँ। डब्बा भर चुका है, और इसका माखन बनाने के लिए मैंने 2 दिन से बाहर निकाल के रखा होता है। उबलते हुए दूध के पतीले के ऊपर में जब दूध बंद करते हैं उबालने के बाद, तो उस पर रख देती हूँ ना सर्दियों में, तो ये अच्छे से जो वो इसका दही जम जाता है मलाई का। तो थोड़ा उबलता उबलता पानी जो मैंने ऐड करना होता है इसमें, देखिए कितना आप क्वांटिटी दे सकते हैं, कितना कम पानी जो वो डालना पड़ता है। और इस तरह से ये यहाँ पर मशीन है मेरी, जिससे मैं माखन निकालती हूँ। बहुत इजी तरीके से, कोई झंझट नहीं होता गाइस, बस लगाने का काम होता है। थोड़ी देर ये पकड़नी पड़ती है, बस इसका ये काम है। पहले वाली मशीन वो पकड़नी नहीं पड़ती थी, लगा करके और काम कर लो आप। पर ये मेरा थोड़ी सी ना इसका जो ये लकड़ी का है ना इसका बेस, ये अच्छे से टिकता नहीं है इस घड़े के, मतलब जो मेरी मटकी है इसके ऊपर नहीं टिकता है। तो सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे इसको और पकड़ के रखेंगे, और हमारा माखन जो वो देखिए रेडी है। और बस अभी इसको निकालेंगे और इसका बनाएंगे घी। तो इसको माखन को निकालने का मेरा क्या तरीका रहता है, बहुत बार आपके साथ शेयर कर सकी। पतीला ले लिया, इसी में मैं माखन को सेक लूँगी, इनकी घी भी बना लूँगी। इसमें डाली मैंने ठंडा पानी, और अभी जो मटकी से माखन निकालती जाऊंगी, इस ठंडे पानी में मैं यूज़ करती जाऊंगी, नहीं डालती जाऊंगी। और इस पानी, गर्म पानी को मैं हाथ डिप करने के लिए यूज़ करूंगी। ऐसे डिप किया हाथ और इसमें मक्खन पकड़ा, तो माखन जो गरम गरम हाथ में चिपकता नहीं, और ऐसे बड़ा अच्छा सा एक गोलू जो तैयार हो जाता है। ये गोलू बनाना मैंने अपनी मम्मी से सीखा था, जब मेरी मम्मी माखन निकालती थी जब मैं छोटी थी। तो उस समय मैंने जो ये गोलू बनाना सीखा है कि कैसे इसको हिला हिला कर, इससे क्या होता है कि इसकी जो एक्सेस लस्सी होती है वो यहीं पर आपके हाथ में ही हिला हिला के जो गोलू बनाते समय निकल जाती है। जो बची हुई लस्सी है, यहाँ पर जब मैंने पानी डाला है उसमें माखन डाल दिया है, तो इसमें भी ऐसे एक एक करके जो वो धीरे धीरे प्रेस करके निकालते जाते हैं अच्छे से, ताकि जो भी एक्सेस लस्सी हो वो निकल जाए। इसका लस्सी निकालने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम घी सेकते हैं तो जो नीचे मतलब लास्ट में जो सबसे नीचे पार्ट जला हुआ बचता है वो बहुत कम बचता, नहीं तो ये सारी लस्सी जो होती है वो जलती है पतीले में, तो फिर बहुत ज़्यादा काम भी पड़ता है और गैस भी वेस्ट होती है। तो फिर ये लस्सी जब जलती है तो वो बर्तन साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि मैंने अच्छे से धो धा कर जो लस्सी है उसको मैं, जो लस्सी निकली ना माखन से निचोड़ करके, वो मैंने इसमें डाल दिया। फिर रख लेती हूँ अलग से आटा गूँथने के लिए। लस्सी को मैंने स्टोर कर लिया फ्रिज में, और उसका मैं
कड़ू बनाती हूँ, जैसे कि आपको बताती हूँ दाल चावल जब बनते हैं तो कड़ू बनाते हैं, तो बस घी सेकने के लिए रख दिया था। देखिए कितना अच्छा सुनहरे कलर का घी जो वो यहाँ पर बनकर तैयार है। इस स्टेज में देखिए बिल्कुल क्रिस्टल ऐसे ऊपर से बनने लग पड़ते हैं, झाग भी क्लियर हो जाता है। और इस तरह से हमारा ये जो घी है ये बिल्कुल बनकर अभी तैयार है। और बस थोड़ी देर में जब ये नीचे का थोड़ा थोड़ा वाइट पार्ट जो हल्का सा ब्राउन होगा तो गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि गैस को बंद करने के बाद पतीला गर्म होता है। जब तक पतीला गर्म रहता है तब तक भी घी बनने की प्रोसेस जो चलती रहती है। तो नीचे का जो पार्ट है अगर पूरा मतलब पूरा ब्राउन होने तक की बंद करें तो फिर बहुत ही ये जल जाता है। तो थोड़ा सा पहले ही मैंने गैस को बंद कर दिया ताकि जब तक पतीला गर्म रहे तो उसकी प्रोसेस जो चले तो घी ज़्यादा ना जले। तो इस स्टेज में अभी देखिए घी बन चुका है और अभी गैस को कर दिया मैंने बंद, और बहुत अच्छी खुशबू से सारा घर महक उठा है। और घी देखिए कितने अच्छे यहाँ पे ऊपर क्रिस्टल क्रिस्टल बनने लगते हैं, इसका मतलब क्लियर दिखने लग पड़ता है कि घी बन चुका है। तो अभी गरम गरम घी को ही मैं डाल दूँगी इस डब्बे में। इसमें पहले भी घी मैंने डाला हुआ है, यहाँ इसी हम खा रहे हैं तो इसी में डाल दूँगी मैं छान करके। अगर इसको रखूँगी तो फिर से जम जाएगा, फिर इसको पिघलाना पड़ेगा। तो गरम गरम अभी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा और काम भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ कि हमारे जो इस पतीले में कितनी कम जो है वो देखिए इतना सा ये ऐसे बना, ये जो छन्नी में डाला हुआ है ये लास्ट में बचा, और ये थोड़ा सा मैंने खरोंच दिया, बस ये वाला जला है इतना सा। ये है माखन को अच्छे से धोने का फ़ायदा। तो ये है अगला दिन, और अगले दिन हमारे यहाँ फंक्शन था। तो अभी सुबह का समय है और कौवे मेरे आंगन में, चिड़ियाँ मेरे आंगन में चहचहा रही हैं। और ये जो आज मैंने सोचा है कि ये जो मेरा करेले का पौधा है और हिबिस्कस का पौधा है ना, इसको मैंने आज साफ़ करना है यहाँ पर। वैसे इस सर्दियों में ना पौधे बहुत मुरझा से जाते हैं। तो अभी दोपहर का समय है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने इस पौधे को। देखिए इस पौधे को हिबिस्कस को, इसमें लग पड़ी बहुत सारी चींटियाँ और करेले के बेल ने भी इसको छा लिया है। तो कुछ मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है, कैंची से करने लगी, पहले पर नहीं हो पा रहा था। फिर दराटी ली मैंने और इस पौधे की नीचे से खाली करूँगी, और जो भी चींटियाँ इसको खा रही हैं वो भी पार्ट जो उसके अलग करूँगी। देखिए यहाँ पे चींटियों ने बहुत सारे घर बना लिए हैं वाइट कलर के। इसको स्प्रे की ज़रूरत है, पर अब स्प्रे लानी पड़ेगी बाज़ार से तब होगी। तो मैं सबसे पहले तो नीचे से क्लियर कर देती हूँ ताकि एक थोड़ा उजला सा हो जाए, क्योंकि बिल्कुल बंद सा हो गया है। ऐसे देखिए बिल्कुल नीचे से मैंने निकाल दिए सारा, और ऐसे अभी दिख रहा है ऐसे गोलाई में इसकी कटिंग कर दी मैंने। साइड से फूल लगे हुए हैं कुछ, और कुछ चींटियाँ लगने नहीं दे रही हैं, फूलों को खिलने नहीं दे रही हैं। तो ये वाले पत्ते तो मैंने निकाल लिए। साथ में करेले की बेल छाई हुई है जो मेरे राइट साइड में, तो इसको भी मैं जो वो भी छांटूँगी। तो यहाँ पर करेले की बेल को सारी को मैंने यहाँ पर निकाल दिया, और बस इसका बहुत ज़्यादा बड़े दिनों से दिख रही थी। करेले तो हमने वैसे खाए 4-5 बार तोड़े हमने, पर बहुत अच्छा करेले का बीज ये हर बारी पड़ता है यहाँ पे खुद ही। और पर इस बार ना चढ़ा नहीं ढंग से ये दीवार को, तो यहीं पे फूलों में फैल गया। बहुत सारा बारी मैंने इसको फूलों से भी अलग किया बट नहीं हुआ। तो यहाँ से कुछ और कटिंग में इस फूल की कर रही हूँ, और सारा यहाँ पर देखिए कट करके मैंने बहुत सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे वो मैंने रख दिए हैं अभी। और कुछ गुलाब था यहाँ पर, उसकी भी मैंने कटिंग कर दी। तो अभी ये छोटा मोटा बचा है, ये जाएगा झाड़ू से। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं और आंगन की सफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यारी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई मेरी। और दोपहर का समय है तो धूप तो इतनी ख़ास नहीं है, पर फिर भी धूप में काम जो अच्छे हो जाता है, इस टाइम अच्छा हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ एक फंक्शन था तो उसका खाना खाया था, तो मैंने कहा वो खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और मेरा ये काम भी हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा कटिंग कर दी मैंने, नीचे से बिल्कुल बंद हो गया था ये, इसकी जो तना है ना बिल्कुल बंद था। तो ख़तरा रहता है कोई होता है कोई स्नेक वगैरह बैठा रहे यहाँ पर, फूल तोड़ने के लिए हाथ डालना तो दिखता भी नहीं, विजिबल नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने इसका जो तना है स्टार्टिंग का वो मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, और फूल तो ऊपर से दिख रहा है बहुत प्यारा। तो चलिए क्यारी की सफाई बड़े दिनों से सोच रही थी। यहाँ पे गुलाब की कटिंग भी होगी, साथ में इस पौधे की भी कटिंग होगी नीचे से, और करेले की बेल को भी सारी को मैंने हटा दिया यहाँ से। और इस तरह से कुछ
तो गाइज़ इन कामों से फ्री होकर के मैंने बनाई अपने चैनल के लिए एक डांस रील, और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।